नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के टॉप 50 प्रश्न बाय जायसवाल सर। जी हाँ, 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। आपके टीटी एग्जाम के सिलेक्टेड यहाँ पे 50 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। सभी ध्यानपूर्वक ये सिलेक्टेड 50 क्वेश्चन अटेंड करेंगे। साहित्य के इतिहास को, हिंदी साहित्य के इतिहास को ये 50 प्रश्न आपके 5 से अधिक नंबर पक्के कर सकते हैं। हो सकता है 10 नंबर भी यहाँ से आपके पक्के हो सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। आइए देर न करते शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक की बात करेंगे, गारसनदा तासी की बात करेंगे। दूसरा प्रश्न हमारा है कि काशी नगरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया? तो काशी नगरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास को टोटल 18 खंडों में प्रकाशित हुआ। पुराने देखेंगे कहीं कहीं 16 खंड दिया गया, लेकिन 18 खंड आपका सही ऑप्शन है। इसके बाद है, हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका के जो ग्रंथ के लेखक कहलाते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहलाते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? मिश्र बंधु विनोद की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व की परिचय मिलता है? तो 84 वैष्णव की वार्ता की बात करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त और एवं कृतित्व का परिचय मिलता है? तो 84 वैष्णवन की वार्ता की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ। सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की थी? तो सरोज स्मृति नामक रचना जो है आपके निराला कवि जी ने की थी। किसने की थी? सरोज स्मृति निराला की बात करेंगे। आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? सभी लोग लगभग जानते हैं, कई बार पूछा गया है प्रश्न। तो आधुनिक काल की जो मीरा कहलाती है, महादेवी वर्मा की बात करेंगे। रीतिकाल को काव्य के 10 से कितने भागों में बांटा गया है? तो रीतिकाल को काव्य के 10 से 3 भागों में बांटा गया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम देते हुए 3 वर्गों में विभाजित किया। एक रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्ति। तो रीतिबद्ध, सिद्ध, मुक्त, ये तीनों चीजें अपने माइंड पे स्टोर कर लेना है। दोस्तों, रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? तो रीत सिद्ध अगर आता है काव्यधारा के कवि और कोई नहीं, आपके बिहारी जी हैं। इसके साथ अगला प्रश्न आता है कि आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो कहलाता है, प्रिय प्रवास कहलाता है। आधुनिक काल में लिखा गया जो खड़ी बोली में, किस बोली में? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास की बात करें। इसके बाद अगला प्रश्न है, साकेत के रचनाकार का नाम बताना है। तो साकेत के जो रचनाकार कहलाते हैं आपके मैथिली शरण गुप्त कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, साकेत के जो रचनाकार हैं और कोई नहीं, आपके मैथिली शरण गुप्त की बात करते हैं। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? तो डॉक्टर नागेंद्र की बात करें। जी हाँ, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह जिस आलोचक ने कहा है वह हमारे कहलाते हैं डॉक्टर नागेंद्र। दोस्तों, कामायनी के किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? तो कामायनी में जो है शैव दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। अगर प्रश्न आता है कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है, तब आपका जवाब फीडबैक होना चाहिए शैव दर्शन की बात करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि जागरण सुधार काल के नाम से किस काल को जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, किसकी बात करेंगे? जागरण सुधार काल को किस काल के नाम से जाना जाता है? तो द्विवेदी काल के नाम से जाना जाता है। द्विवेदी काल को किसकी बात करेंगे? द्विवेदी काल जो है जागरण सुधार काल के नाम से जाना जाता है। द्विवेदी काल नोट कर लीजिएगा। अगला कि चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध हैं? चिंतामणि आपने सभी लोग परिचित होंगे। तो चिंतामणि भाग जो फर्स्ट है, पहला है, उसमें कितने निबंध हैं? उसमें टोटल दोस्तों 17 है। चिंतामणि भाग में 17 निबंध हैं
और उनके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। चिंतामणि संबंध संग्रह के 3 भाग हैं। प्रथम भाग का संपादन रामचंद्र शुक्ल ने 1939 में किया था। अगला पथिक खंड काव्य के रचनाकार का नाम बताना है। तो पथिक खंड काव्य के जो रचनाकार हैं आपके राम नरेश त्रिपाठी जी। जी हाँ दोस्तों, पथिक खंड काव्य के जो रचनाकार कहलाते हैं, इनका जो नाम कहलाता है वह कहलाता है राम नरेश त्रिपाठी। नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला है? देखिए, अज्ञेय जी का पूरा नाम आप बचपन के दिन याद करिए, जब 8वीं 9वीं 10th में आपने पढ़ रहे होंगे या आपने पढ़ा था, तो ये अवश्य प्रश्न आया करता था कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है। अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की बात करते हैं। को इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो कितनी नावों में कितनी बार। जी हाँ, इनकी एक रचना थी कितनी नावों में कितनी बार। इस पर इनको जो है ज्ञानपीठ का पुरस्कार दिया गया था। कितनी नावों में कितनी बार, अज्ञेय जी की यह आपकी रचना है। मीराबाई की भक्ति किस भाव की थी है? तो सभी लोग जानते हैं मीराबाई की जो भक्ति है वह आपके माधुर्य भाव की है। किस भाव की है दोस्तों? माधुर्य भाव की बात करेंगे। तो ये भी आप लोगों को नोट कर लेना है। इसके साथ सुमित्रानंद पंत की कौन सी रचना मानवतावादी है? जी हाँ दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत का जिक्र हुआ है। तो सुमित्रानंदन पंत की जो रचना आपकी मानवतावादी कहलाती है वह आपकी लोकायतन कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत की जो रचना मानवतावादी कहलाती है वह आपका लोकायतन की बात करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, सूरदास जी ने भक्ति के कितने रूपों का वर्णन किया है? तो सूरदास जी ने भक्ति को जो है 11 रूपों का वर्णन किया है। कितने? 11th टाइम्स की बात करेंगे। सूरदास जी ने भक्त के कितने रूपों का वर्णन किया है? तो 11 रूपों का वर्णन किया है। इसके साथ अगला प्रश्न है, सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा? जी हाँ, सूरदास जी को आपके जीवनोत्सव का कवि कहा जाता है। और ये किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। जी हाँ दोस्तों, सूरदास जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? जीवनोत्सव का कवि, यानी जीवन उत्सव का कवि सूरदास को कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कहा गया था। कुंभी पाक जो है किस रचनाकार की रचना है? जी हाँ दोस्तों, कुंभी पाक। तो हम बात करेंगे नागार्जुन जी की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कुंभी पाक किस रचनाकार की रचना हो जाती है या कहलाती है? हम बात करेंगे यह रचना नागार्जुन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है जो बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है कि युगधारा रचना के रचनाकार का नाम बताना है। सभी कमेंट कीजिएगा। टॉप 50 में से आपका फीडबैक क्या है? क्वेश्चन टू आंसर डायरेक्ट कर रहे हैं। टॉप 50 एकदम से सिलेक्टेड प्रश्न है, A to Z सिलेक्शन वाले प्रश्न है। युगधारा रचना के रचनाकार का जो नाम बताना है, हमारे जो कहला जाते हैं नागार्जुन। अगर प्रश्न आता है कि युगधारा रचना के रचनाकार कौन है, आपके जवाब होना चाहिए नागार्जुन। युगधारा मतलब नागार्जुन। अगला प्रश्न है, डाक बंगला किसका उपन्यास है? तो ये पहले जान लीजिए, डाक बंगला क्या है? आपका कहानी है, ठीक है, आपका उपन्यास है, जीवनी है, कई सारे ऑप्शंस आ सकते हैं। तो डाक बंगला एक उपन्यास है जिसके रचनाकार आपके कमलेश्वर का है। तो उपन्यास है किसका है? कमलेश्वर जी का उपन्यास है डाक बंगला। इसके बाद अगला प्रश्न है, केशव दास की रसिक प्रिया की रचना कब हुई? जी हाँ दोस्तों, केशव दास की रचना एक रसिक प्रिया है और इनकी जो रचना है रसिक प्रिया 1591 में हुई थी। केशव दास की प्राप्त प्रमाणिक रचनाएं रचना क्रम के अनुसार रसिक प्रिया है जो 1591 में ईस्वी में हुई थी। कवि प्रिया और रामचंद्रिका ये 1601 में हुई। अगली है विज्ञान गीता 1610 ईस्वी में हुई और जहांगीर जस चंद्रिका 1612 ईस्वी में हुई। तो ये आपके रचना है जो केशव प्रसाद जी की या केशव दास जी की रचना है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका। तो आप देखेंगे इनके रचना में बड़ा आ जरूर आया है अंत में, या आया है, ता आया है, ठीक है। तो बड़ा आ की बात करेंगे, ये भी ध्यान देना है। कुछ लॉजिकल पॉइंट होते हैं, इनको भी नोट करते जाना है। अगला, द मॉडर्न वर्निक्यूलर
लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, जॉर्ज गियर्सन। द मॉडर्न वर्निक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के जो लेखक कहलाते हैं जॉर्ज गियर्सन कहलाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला है? जी हाँ दोस्तों, हिंदी साहित्य इतिहास में देखा जाए, हिंदी साहित्य की परंपरा में देखा जाए, सर्वोच्च स्थान जिस लेखक को मिला है वह लेखक और कोई नहीं, आपके रामचंद्र जी शुक्ल लेखक है। रामचंद्र शुक्ल लेखक को जो है हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा का सर्वोच्च स्थान माना जाता है। अगला है, गार्गा दत्तासी इस्तवार दा ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई? पहले ही प्रश्न पर इस पर जिक्र हुआ है। जी हाँ, पहले ही प्रश्न हमने किया था। तो गारसा द दासी जो है, ये ग्रंथ की रचना किस भाषा में हुई है? तो फ्रेंच है, सबसे ही पता चलता है। ये पढ़ते ही नहीं बन रहा है आपका क्या लिखा हुआ है, इस्तवार दाला लितरियतु एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना की भाषा जो है फ्रेंच में लिखी गई है, इसलिए आपकी इस तरह से पढ़ने में आ रही है। अगला, हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ के संपादक किसने किया? यह संपादन किसने किया, यह संपादक कौन है? तो हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ के संपादक कहलाते हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। जी हाँ दोस्तों, हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी ने किया। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, किस आलोचक ने आदिकाल को बीजोपन काल नाम से अभिहित किया है? तो आप सभी लोग जानते हैं, वह आलोचक और कोई नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। जी हाँ, वह आलोचक आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जो आदिकाल को बीजोपन काल नाम से अभिहित किया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है, सरहपाद, जी हाँ, सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले राहुल संकृत्यायन की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, शरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि राहुल संकृत्यायन ने माना। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया? तो आप सभी लोग जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को जिस नाम से अभिहित किया है वह नाम आपका वीर गाथा काल है। जी हाँ दोस्तों, किसकी बात करेंगे? वीर गाथा काल की बात करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? तो हम बात करेंगे भक्ति काल। जी हाँ दोस्तों, हिंदी साहित्य के अंतर देखा जाए, जिस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है वह हमारा कहलाता है भक्ति काल। जब भी स्वर्ण युग का जिक्र होता है, भक्ति काल का नाम सर्वोपरि आ जाता है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग की बात करेंगे भक्ति काल। इसके बाद अगला प्रश्न है, आदिकालीन कृति ढोला मारूरा दूहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? तो आदिकालीन जो कृति है आपका ढोला मारूरा दूहा की गणना जो है जिस साहित्य के अंतर्गत की जाती है वह साहित्य आपका लौकिक साहित्य है। जी हाँ दोस्तों, आदिकालीन कृति ढोला मारूरा दूहा की गणना जो है लौकिक साहित्य के अंतर्गत की जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आदिकाल के अंतर्गत शरहपा, लुइपा, शबरपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध है? तो ये हमारे सिद्ध साहित्य से संबंधित हो जाते हैं। आदिकाल के अंतर्गत जो आपके सरहपा, लुइपा, शबरपा कवि जिस साहित्य से संबंध है वह कहलाता है हिंदी साहित्य। और इसमें देखेंगे सभी में लास्ट में पा आया हुआ है। आदिकाल के अंतर्गत सभी में पा लास्ट में आया हुआ है। इसके बाद बात करेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा कहलाता है? तो सभी जानते हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पृथ्वीराज रासो की बात करेंगे। जब भी हम 11th 12th में पढ़ते थे, 10th में हम पढ़ते थे, तो ये सारी चीज़ें हमें पहले से पता है। यानी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके पहले से ही आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आचार्य राम शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की बात करेंगे। अगला, आदिकाल की रूढ़ियों, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है? तो वह कहलाती है प्राकृत पेंगलम। जी हाँ दोस्तों, आदिकाल की रूढ़ियाँ, परंपराएं, प्रवृत्तियों को समझने में जिस पुस्तक की सहायता मिलती है वह पुस्तक है प्राकृत पेंगलम। नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है, ये भी सभी लोग आप जानते हैं। जी हाँ,
पृथ्वीराज रासो का रचयिता किसे माना जाता है? तो हम सभी लोग जानते हैं पृथ्वीराज रासो के रचयिता की बात करेंगे चंद्रवरदाई को माना जाता है, नोट कर लीजिएगा। अगला है रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा कहलाता है? तो बीसल देव रासो। जी हाँ दोस्तों, रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य जो कहलाता है वह हमारा बीसल देव रासो कहलाता है, नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्त व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? तो वह कहलाता है व्याकरण ग्रंथ। जी हाँ दोस्तों, दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्त व्यक्ति प्रकरण जिस प्रकार का ग्रंथ कहलाता है वह कहलाता है व्याकरण ग्रंथ। और हम सभी लोग जानते हैं उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा द्वारा रचित एक व्याकरण ग्रंथ है और हिंदी व्याकरण के इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसका रचना काल आपके 12वीं सदी का पूर्वार्ध माना जाता है और प्राचीनतम हिंदी व्याकरण 17वीं शताब्दी का है, जबकि साहित्य का आदिकाल लगभग 10वीं और 11वीं शताब्दी से माना जाता है। तो हम सभी लोग अच्छे तरीके से परिचित हैं। अगला प्रश्न है आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, आदिकाल में खड़ी बोली को, जी हाँ, खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि अमीर खुसरो है। प्रश्न आ गया कि आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला महान कवि कौन है? वह कहलाता है अमीर खुसरो, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा जाता है आदिकालीन शिलांकित कृति का नाम क्या है जिसे गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति माना जा गया है? तो हमने 10th क्लास में पढ़ा था, हमें आज भी याद है, 9th-10th क्लास में हमने पढ़ा था कि गद्य पद मिश्रित जो काव्य है वह हमारा कौन सा कहलाता है? तो चंपू कहलाता है। ये हमने जाना था, यह हमारे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न था, ये हमें आज भी दोस्तों याद है। तो चंपू काव्य की जो प्राचीनतम हिंदी कृति मानी जाती है वह राउल वेल मानी जाती है। किसकी बात करेंगे? राउल वेल की बात करेंगे। अगला है अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे थे? तो अमीर खुसरो की बात करते हैं तो हम सभी लोग जानते हैं पहेलियाँ और मुकरियाँ। जी हाँ, अमीर खुसरो जो है जिस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे हैं वह रचना कहलाती पहेलियाँ और मुकरियाँ। नोट कर लीजिएगा, जब भी पहेलियाँ मुकरियाँ का जिक्र होगा अमीर खुसरो का नाम अवश्य लिया जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है रामानंद किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? जब भी रामानंद की बात की जाती है निर्गुण भक्ति धारा का नाम अवश्य आ जाता है, क्योंकि रामानंद जिस भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे वह भक्ति धारा निर्गुण भक्ति धारा है। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है जो स्क्रीन पर ऑलरेडी आपके आ चुका है। प्रश्न है कि भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया? हिंदी का, हिंदुस्तानी का, हिंदवी का या उर्दू का किया? सभी बताइएगा। तो भाषा के संदर्भ में देखा जाए महात्मा गांधी जी के द्वारा जो समर्थन किया गया वह हिंदुस्तानी को समर्थन किया गया था। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कन्नौज, कौरवी, बघेली या मगही? सभी कमेंट कीजिए। तो हम सभी लोग जानते हैं खड़ी बोली का जो दूसरा नाम कहलाता है वह हमारा कहला जाता है, सभी लोग बताइए कौन सी कहला जाती है? कन्नौजी कहलाती है या कौरवी कहलाती है? तो हम बात करेंगे आपके कौरवी दोस्तों। जी हाँ, खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न, अवधी बोली का केंद्र स्थान क्या है? बस्ती है, बाराबंकी है, बहराइच है या अयोध्या है? तो अवधी बोली का जो केंद्र स्थान माना जाता है, प्लेस माना जाता है, वह माना जाता है अयोध्या। जी हाँ दोस्तों, अवधी बोली का केंद्र स्थान आपका अयोध्या है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। इसके साथ आपका अगला प्रश्न, खड़ी बोली का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अतिरिक्त किस अर्थ में होता है? शुद्ध भाषा के अर्थ में, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में, लोक साहित्य की भाषा के अर्थ में या कटु आपके कर्कश भाषा के अर्थ की बात करेंगे? तो हम सभी लोग जानते हैं खड़ी बोली का प्रयोग हिंदी साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अतिरिक्त जिस अर्थ में किया जाता है दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में किया जाता है। और इस 50वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? हेमचंद है, स्वयंभू है, जोइंदू है या रामचंद्र जी है? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है एग्जाम को फतेह करना, सभी कमेंट कीजिएगा।
तो दोस्तों अपभ्रंश के प्रथम महाकवि जो कहला जाते हैं वह महाकवि और कोई नहीं, आपके स्वयंभू की बात करें। स्वयंभू, जी हाँ, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू है। अपभ्रंश में भाय आता है, स्वयंभू में भी भाय आता है। और एक मॉक क्वेश्चन ले लेते हैं, और आज का आपके इस हिंदी साहित्य के टॉप 50 में से एक आपका मॉक क्वेश्चन रहने वाला है। और वह मॉक क्वेश्चन ये है कि राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? सन 1963 में, सन 1961 में, 1964 में, 1962 में। तो राजभाषा अधिनियम जब पारित किया गया था वह आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया जा रहा है। तो ये टॉप 50 प्रश्न आपको कैसे लगे नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा। और इसके साथ हिंदी साहित्य के टॉपिक वाइज क्लासेस जल्दी शुरू होने वाली है। सभी कमेंट में फीडबैक करें कि कौन सा टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। जिस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आते हैं उस टॉपिक से शेयर कर सकते हैं। आपका फीडबैक, आपकी तैयारी बिल्कुल आपके हिसाब से होगी, आपका प्रिपरेशन आपके हिसाब से होगा, तैयारी आपके हिसाब से होगी और नंबर भी आपके हिसाब से मिलेंगे। जो मन मुताबिक आपको नंबर मिलने वाले हैं। बस मेहनत करते जाइए, अभ्यास करते जाइए, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। मैं आपके साथ जयसवाल सर 7 PM में बाल विकास पेडागोजी के लाइव के साथ मिलता हूँ, लाइव क्लास के माध्यम से। धन्यवाद।